हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसको देखेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का सिलेबस देखें तो उसमें जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है तो उसमें टॉपिक है अशोक के राजा देश। अशोक के राजा देश हो या फिर पुरातात्विक स्रोत हो, हमें उसमें से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ पर अशोक के राजा देश, जो कि भाषा लिपि और उसमें से कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं अभिलेखों में, क्या क्या यहाँ पे आदेश देता है अशोक, तो इन सब के बारे में आज ये वीडियो होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के प्रमाणिक स्रोत हैं। अगर हम देखें तो इसके इतने सारे शिलालेख हैं कि इसके शिलालेख के आधार पर ही अशोक के जीवन से रिलेटेड जितने भी हैं हम हिस्ट्री को लिख सकते हैं। तो बहुत ही प्रमाणिक स्रोत हैं। और ये किस प्रकार से हैं? स्तंभ है यानी खंबे नुमा है, बृहत है और लघु हैं। तो कुछ बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ स्तंभ में हैं इसके शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख जो है राजा देश के रूप में जारी किए गए। तो हमारा यूजीसी नेट में जो टॉपिक है वो है अशोक के राजा देश। तो यही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि उसने क्या आदेश दिए हैं, क्या क्या चीज़ें उसने कही हैं, कौन से किस में कही हैं। और एग्ज़ाम में आपका बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। यह पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये पहला ऐसा कौन सा शासक है जिसने अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था जनता को? तो आंसर होगा हमारा अशोक। अशोक के अभिलेख लगभग जो हैं 45 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? तो 45 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ कहाँ है? भारत में तो है ही, साथ में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी है। कहाँ कहाँ पर हैं? कितने स्थानों पर हैं? 45 स्थानों पर हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमें देखने को मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं टोटल कितनी संख्या है अभिलेखों की। तो टोटल जो है 150 है। कितनी है? 150 है। और ये कालांतर में 181 जो है पाठांतर में मिलते हैं। लगभग सभी अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा में तथा उसकी प्राकृत भाषा है और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। तो बहुत बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में है। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। लिपि पूछे तो ब्राह्मी बतानी है, अगर भाषा पूछे तो प्राकृत बतानी है। तो लिपि पूछे अशोक के अभिलेखों की तो ब्राह्मी है, और अगर भाषा पूछे, लैंग्वेज पूछे, तो प्राकृत भाषा में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। किंतु उत्तर की बात करें, उत्तर के पश्चिम के अभिलेख जो हैं हमें कौन सी लिपि में मिलते हैं? खरोष्टी लिपि में, आरामाइक लिपि में इसका प्रयोग हुआ है। अफगानिस्तान में जो भाषा उपयोग में की गई है अभिलेखों में लिखने के लिए तो आरामाइक है और यूनानी है। तो इसको द्विभाषीय भी बोल सकते हैं। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि जो है किसने खोजी थी? जेम्स प्रिंसिप ने खोजी थी। तो अब तक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे हिस्ट्री जितने भी एग्जाम में आते हैं उन सब में ये लगभग ये वाला क्वेश्चन जो है कि जो ब्राह्मी लिपि का पढ़ने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो जेम्स प्रिंसिप को दिया जाता है। आगे बात करेंगे, ये अभिलेख सामान्यतः कहाँ पर स्थित किए थे राजा अशोक ने? तो राजमार्ग, मतलब जहाँ पर बड़े बड़े राजमार्ग निकले हुए हैं उसके किनारे उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए, ताकि जो लोग वहाँ से गुजरें तो उनको पढ़ते हुए गुजरें। साथ ही जब वो पढ़ेंगे तो वो 2 बातें खुद के लिए भी सीखेंगे, फिर जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर भी उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। इसलिए उसने क्या है, सड़क के किनारे क्या है, एक राजा देश लगाया था। उसने
अशोक के जीवन वृत्त, आंतरिक तथा विदेश नीति और उसके राज्य के विस्तार का विवरण मिलता है। उसके शिलालेखों में उसके राज्याभिषेक के 8वें से 21 वर्ष की घटना वर्णित है। मतलब वो अपनी शिलालेख में लिखता है कि मेरे राज्यारोहण के इतने 12वें वर्ष, 14वें वर्ष, इन सब की जानकारी भी उसमें सटीक मात्रा में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी अभिलेख में ही इसके लेखन का नाम, लेखक का नाम मिलता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है यूजीसी नेट में कि किस लेखक, मतलब किस अभिलेख में अशोक के लेखक का नाम मिलता है। लेखक कौन सा है? चापड़। तो आंसर होगा हमारा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी अभिलेख में हमें लेखक का नाम मिलता है। चापड़ को अभिलेखों का लेखक बताया। मतलब चापड़नामा एक व्यक्ति है जिसका नाम अभिलेखों में ब्रह्मगिरी अभिलेख में लिखित है। तो इससे पता चलता है कि चापड़ द्वारा ये अभिलेख लिखे गए हैं। ब्रह्मगिरी अभिलेख में चापड़ का नाम किस लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी लिपि में लिखा गया है चापड़ का नाम? तो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। आगे है पॉड्रे टी फेनथेलर। ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेख जो हैं खोजे थे। सबसे पहला जो खोजा था वो है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख का पता लगाया था टी पेनथेलर। टी पेनथेलर ने खोजा था। पैड्रे टी पेनथेलर कब खोजा था? 1750 में। तो कभी एक बार आया हुआ है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो सबसे पहले किसने खोज की थी। लिपि को पढ़ना एक अलग है और अभिलेखों को खोजना वाला व्यक्ति जो है वो भी अलग है, तो ध्यान रखना है हमें। आगे है J.H. हैरिंगटन ने 785 में बराबर और नागार्जुन पर्वतीय गुफा की शिलालेखों की खोज की थी। तो हैरिंगटन ने बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में जो अभिलेख खुदे गए हैं शिलालेख, उनकी खोज की है हैरिंगटन ने, J.H. हैरिंगटन ने। अगला है जेम्स टोड, जिसने राजस्थान राजपूताना की, राजस्थान से रिलेटेड हिस्ट्री लिखी है। तो उन्होंने भी एक खोज की थी 1822 में, गिरनार शिलालेख की खोज की थी। तो हमें याद रखना, अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि कौन से जो हिस्टोरियन हैं, लेखक हैं, उन्होंने जो अशोक के शिलालेख उनकी खोज की है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर एक बार में समझ में आता है तो दोबारा लिखिए, देखिए और साथ ही अपने नोट इच्छा अनुसार अपने नोट बनाइए। आगे है कार्लाइन ने 1872 ईस्वी में रामपुरवा स्तंभ लेख तथा बैराठ के लघु शिलालेखों की खोज की है। तो कभी एग्जाम में कूट देकर इन सारे हिस्टोरियंस और जो खोज करता है ईयर दे दिया जाए तो हमें याद रखना है। कम से कम पहला तो हमें याद रखना है। जैसे टॉड हो गए, इन सब ने गिरनार की खोज की थी। तो ये एक दो याद रखेंगे तो हमारे जो कूट वाला क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कार्लाइन ने रामपुरवा अभिलेख और बैराठ के लघु शिलालेखों की खोज की है। फीहर ने 1892 में निगाली सागर स्तंभ लेख की खोज की है। निगाली सागर स्तंभ की खोज की है फीहरर ने। और 1896 में, मतलब फीहरर ने ही रूमनदेई की भी खोज की थी। अब आगे है ऑरटोल ने 1905 में, जो कि सारनाथ स्तंभ लेख है, इनकी खोज की थी 1905 में। आगे है अशोक के 14 बृहत शिलालेख जो हैं, कालसी, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सोपारा, धौली, जौगढ़ है। गिरनार किसने खोजा था? टॉड ने खोजा था। एरागुड्डी आदि स्थानों पर पाए गए हैं। तो 14 शिलालेख कहाँ कहाँ मिलते हैं? कालसी, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सोपारा, धौली, जौगढ़, एरागुड्डी आदि स्थानों पर मिलते हैं। अब हम बात यहाँ पर करेंगे एरागुड्डी की। एरागुड्डी में कारनच नामक अधिकारी का यहाँ पर
नाम मिलता है जिसका कार्य जो है लेखन से संबंधित। तो एरागुडी में कर नच का नामक अधिकारी का नाम मिलता है जिसका काम क्या था, लेखन कार्य से संबंधित। कभी कार नच पूछ लिया जाए कौन से अशोक के शिलालेखों में मिलता है इनका नाम, तो एरागुड्डी हो जाएगा। और ऐसे भी पूछ सकता है कि कर नच का क्या मतलब है, मतलब क्या था, शब्दावली भी पूछ सकता है। तो लेखन कार्य से संबंधित है। आगे है लघु शिलालेख के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो लघु शिलालेख ये कहाँ कहाँ मिले हैं ये देख लेते हैं। ये रूपनाथ यानी बैराठ, रूपनाथ में मिलते हैं, बैराठ जो कि राजस्थान में है। सहसराम, मास्की, गुर्जरा, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग, रामेश्वर, गवीमठ आंध्र से कर्नाटक तक, एरागुड्डी जो कि हमने व्रत में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर लघु शिलालेख भी मिला है। राजोल, मंडगिरी, अहरौरा, दिल्ली, पाल की गुंडी भब्रू में स्थापित है। सारोमारो जो है मध्य प्रदेश में है। पानगुड़रिया, नेतूर तथा उदयगोलम, बहापुर ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अशोक का नाम व्यक्तिगत, अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ कहाँ कौन कौन से लघु शिलालेख में मिलते हैं। तो नेतूर हो गया, उदयगोलम हो गया, मास्की हो गया, गुर्जरा, इन जगहों पर अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगोलम में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। इसके अलावा हम देखें ब्रह्मगिरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी में एक नगर की चर्चा की गई है। उस नगर का नाम क्या है, इलिशा। उस नगर का नाम क्या है, इलिशा है। तो इलिशा नामक नगर की चर्चा ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में की गई है। साथ ही लघु शिलालेखों में अशोक के नाम किन किन जगहों पर मिलता है, तो मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेतूर और उदयगोलम अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अब हम बात करेंगे स्तंभ अभिलेखों की। तो यहाँ पर स्तंभ अभिलेख जो हैं एक बार नाम देख लेते हैं। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। तो लौरिया से दो रिलेटेड, अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया से दो हैं, दिल्ली से दो हैं, तो ये हो गए टोटल 4। एक इलाहाबाद का है, और छठवां जो है रामपुरवा। तो ये कुछ है स्तंभ लेख। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि दिल्ली टोपरा का जो है, इसमें जो बातें खुदी गई मतलब लिखी गई हैं खुदाई में, वो 7 बातें लिखी गई हैं। किसमें, दिल्ली टोपरा वाले में। और बाकी में कितने आदेश लिखे गए हैं, मतलब लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, इन सब में 6 बातें खुदी गई हैं। लेकिन दिल्ली टोपरा वाला, इसमें 7 बातें खुदी गई हैं। अब इसमें कौन कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। दिल्ली टोपरा में आजीवक संप्रदाय की जिक्र किया गया है। आजीविकों की चर्चा की गई है, जो कि जैनों से पहले उनको स्थान दिया गया है। तो जैनों से पहले जो है आजीविकों की चर्चा की है, ये दिल्ली टोपरा वाले में की है। और यहाँ पर जो है अशोक के 7 अभिलेख हैं। तो यहाँ पर बताए 7 आदेश लिखे हैं। इस पर जो है अजमेर के चौहान शासक बीसल देव का भी नाम यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो 1164 का जो है बीसल देव का नाम भी अंकित बाद में ऐड कर दिया होगा। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट यही है कि अशोक के 7 अभिलेख हैं, मतलब 7 आदेश खुदे हुए हैं इस पर, आमेर के चौहान शासक बीसल देव। तो इनका नाम जो है बाद में खुद लिख दिया होगा इनके द्वारा या किसी और ने। आगे है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं इलाहाबाद वाले में अशोक के अतिरिक्त यहाँ पर किन किन लोगों के नाम मिलते हैं, तो समुद्रगुप्त और जहांगीर। तो ये सारे के सारे अशोक के बाद के हैं। तो इन लोगों ने क्या किया होगा, देखो यहाँ पर जो है इनका नाम क्यों मिल रहा है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को लगा होगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा नाम भी यहाँ पर अंकित होना चाहिए, तो इन्होंने अपना नाम भी यहाँ पर अंकित करवा दिया। इसी तरह जहांगीर ने भी अपना नाम जो है इलाहाबाद वाले में अंकित करवाया। आगे अब हम बात कर लेते हैं बृहत जो शिलालेख हमें मिले हैं उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या 14 है। 14
राजादेश हैं, देखते हैं वो 14 राजादेश क्या है। बिल्कुल एक क्रम से याद करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां और 14वां। 14वां इतनी बात नहीं है, सारे जो लिखे गए हैं उन्हीं सब की जो त्रुटियां हैं उनके बारे में बात की गई हैं, लेकिन 13 के 13 जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा 2 अतिरिक्त हैं, धौली और जौगड़, उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या बातें लिखी हैं ये हम देख लें। सबसे पहले बृहद शिलालेख में बात लिखी गई है पशु हत्या से संबंधित, यानी पशु हत्या तथा समारोह पर प्रतिबंध की बात की गई है, तथा बताया गया है कि अब राजा जो है पाकशाला में सैकड़ों पशुओं के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ 2 मोर और 1 मृग ही मारेगा। तो एक शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, जो पशु हत्या है उस पर प्रतिबंध लगाया था पहले वाले में। आगे है दूसरे में, इसमें समाज कल्याण से संबंधित कार्य बताए गए हैं। इससे धर्म में शामिल किया गया है, मतलब धर्म में जो सोसाइटी के कल्याण के लिए बातें हैं उसको के ही हमने क्या है धर्म में शामिल करने की बात कही गई है, जिससे मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा, मार्ग निर्माण, कुआं खोदना, वृक्षारोपण आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा गया है कि संपूर्ण साम्राज्य में देवा नाम प्रियदर्शी ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो बेसिकली जो सेकंड वाला बृहद शिलालेख है उसमें चिकित्सा से संबंधित चीज़ों को अपनाया गया, लिखित किया गया। समवर्ती क्षेत्रों जैसे कि यहाँ पर चोल है, पांडे है, सत्यपुत्र है और केरल पुत्र को भूमि श्रीलंका तथा यूनानी राजा एंटियोकस और उसकी पड़ोसी भूमि पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है। तो उन्होंने धर्म में भी जो है समाज कल्याण की बातों को समाहित करने की बात की है। इसके अलावा जो है चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे सीमावर्ती क्षेत्रों को अपनाने की और उनका प्रसार करने की बात उपलब्ध करवाई। आगे है लोगों में धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त और राज्यों को प्रादेशिक जैसे अधिकारी को 5 वर्षों के लिए दौरे किया करते थे। तो उनका उल्लेख है शिलालेख में। ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति उदारता को विशेष गुण बताया है। साथ ही माता पिता का सम्मान करना, सोच समझकर धन खर्चे करना और बचाना भी महत्वपूर्ण गुण है। तो एक राजा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कहता है और युक्त और राज्यों को प्रादेशिक अधिकारियों को 5 साल में दौरा करने के लिए यहाँ पर बात की गई है कि दौरा करेंगे राज्यों के युक्त और प्रादेशिक, और देखेंगे कि यहाँ पर जो इसमें बात की गई है कि कम खर्चे हो रहे हैं ये सभी देखेंगे कौन लोग, युक्त राज्यों और प्रादेशिक लोग दौरा करके उसकी जांच पड़ताल करेंगे। आगे है इसमें अब चौथा वाला क्या कहता है। चौथा कहता है कि धम्म नीति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए। इसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति जो है आदर दिखाए गए। पशु हत्या की बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया है। आगे है 5वें इस अभिलेख में अशोक के राजारोहण के 13वें वर्ष के बाद धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई है। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति कब की गई है? 5वें अभिलेख में बताया गया सिंहासन में बैठने के 13 वर्ष बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। यह अधिकारी लोगों को धम्म यानी कि धर्म में प्रवृत्त करता था और धर्म के प्रति समर्पित हो जाते थे, जिससे कल्याण के लिए कार्य किया जाता था। यह यूनानियों, कंबोजवासियों, गंधार क्षेत्र के लोगों, पितनिकों के लोग तथा पश्चिम के अन्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता था। तो यहाँ पर जो है धर्म में प्रवृत्त करने का कार्य किया गया। 6वां जो है इसमें धम्म महामात्र के लिए आदेश जारी किया गया कि वह राजा के पास किसी भी समय सूचना प्रेषित कर सकता था। इस शिलालेख के दूसरे भाग में सहज एवं सक्रिय प्रशासन और व्यवस्थित तथा सुचारू व्यापार का भी उल्लेख है। 7वां कहता है कि इसमें धम्म का स्पष्ट स्वरूप बताते हुए सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई। किसकी बात कही गई? जितने भी संप्रदाय सभी में सहिष्णुता की बात की गई है। आगे है 8वां जो है अभिलेख सम्राट के आखेटन का त्याग। अशोक द्वारा जो है आखेटन का त्याग तथा उसके स्थान पर धम्म यात्रा करने की सूचना दी गई है। मतलब 8वां कहता है कि अब जो है
राजा जो है वन में शिकार करने नहीं जाएंगे, उसके जगह कहाँ जाएंगे, धम्म यात्रा करेंगे। आगे है 9वां, कहता है इस शिलालेख में अशोक खर्चीले समारोह जैसे जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित समारोह की निंदा करता है तथा इन समारोहों पर रोक लगाने की बात करता है। उनके स्थान पर अशोक जो है धम्म पर बल देता है। इस अभिलेख में अच्छे कार्यों से स्वर्ण प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। आगे बात की गई है 10वें की, तो 10वें में क्या कहा गया है, इस शिलालेख में ख्याति गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति का श्रेष्ठ बल दिया। मतलब बहुत ज़्यादा गौरव की अपनी ख्याति नहीं बिखेरना चाहिए, इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, धम्म नीति को श्रेष्ठ बल देना चाहिए। 11वां कहता है कि धम्म नीति की व्याख्या की गई है, इसमें बड़ों का आदर, पशु हत्या न करने और मित्रों की मित्र उदारता पर बल दिया गया है। 12वां कहता है इस शिलालेख में विभिन्न संप्रदायों के मध्य जो सहिष्णुता पर बल देना चाहिए, जिससे स्पष्ट होता है कि राजा विभिन्न संप्रदायों के मध्य जो है टकराहट से चिंतित था और सौहार्द की अपेक्षा रखता था। मतलब बहुत सारे उस समय संप्रदाय थे जिसमें वो चाहता कि सभी जो है मिलजुल कर ही रहें। अब 13वां जो है, इस शिलालेख में कलिंग विजय की चर्चा की गई है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा शिलालेख है, कौन सा नंबर जिसमें कलिंग विजय की चर्चा की गई है, तो वो है 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग विजय की चर्चा की गई। इसमें युद्ध विजय के बदले धम्म विजय पर बल दिया गया है और कहा गया है कि देवाने प्रिय ने अपने समस्त सीमावर्ती राज्यों पर विजय पा ली, जो लगभग 16 योजन तक का क्षेत्र है। इस अभिलेख में निम्नलिखित शासकों की भी चर्चा है, जैसे कि यहाँ पर यूनान का शासक एंटियोकस और उसके 4 पड़ोसी जो कि हम टालमी, एंटीगोनस, मगस, अलेक्जेंडर, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसकी चर्चा हमें 13वें शिलालेख में ही मिलती है। दक्षिण के चेर, पांडे और श्रीलंका, इनकी चर्चा मिलती है 13वें में। यूनानियों, कंबोज वासियों, नाभांग वासियों और भोजों तथा पितनिकों के साथ जो है आंध्र वासियों, परिंडा वासियों आदि की चर्चा की गई है। इसके बारे में कहा गया है कि वे धर्म का पालन करते थे। मतलब इन सभी के बारे में बताया गया है कि ये सारे के सारे लोग जो है धर्म का पालन किया करते थे। और 14वां में बताया कि जितने भी बहुत महत्वपूर्ण कम है, क्योंकि यह जो है उपरोक्त सभी अभिलेखकों में लेखक द्वारा की गई गलतियों का उल्लेख करता है। आगे अब यहाँ पर जो 13वां और 14 है, इसमें क्या है, अशोक जो है, अशोक के लिए क्या है, प्रियदर्शी राजा का नाम यहाँ पर दिया गया है। आगे है प्रथम और द्वितीय, ये दोनों शिलालेखों को कलिंग प्रशस्ति के नाम पे भी जानते हैं। कौन सा, धौली और जौगड़। तो यहाँ पर इसमें तोसली, पहले वाले में धौली वाले में बताया कि तोसली और समापा क्षेत्र के अधिकारियों, महापात्रों और न्याय अधिकारियों से संबोधित करते हुए उन्हें निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित जागरूक होकर जनता की सेवा करना चाहिए। ऐसे ही क्योंकि सारी प्रजा क्या है, मेरी संतान है। तो यहाँ पर सारी प्रजा मेरी संतान है धौली में कहा गया है, और उनके साथ जो है निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित जागरूक होकर जनता की सेवा करने का आदेश दिया गया है। किन लोगों को, तो महापात्रों और न्याय अधिकारियों को संबोधित किया गया है। आगे है द्वितीय जौगड़ वाले में, इस अभिलेख में सारी प्रजा को संतान के समान घोषित करते हुए विशेषकर सीमांत के नागरिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनको भी वही सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी जो साम्राज्य के शेष भागों के नागरिक को प्राप्त है। इस अभिलेख में सीमांत वासियों में धर्म विचार की चिंता व्यक्त की गई है। तो ये कुछ अतिरिक्त थे धौली और जौगड़। इसमें उसने क्या राजादेश दिए थे, ये सभी देखे। अब हम बात करेंगे लघु शिलालेख की, कौन कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर यहाँ से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा, तो आपके जो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको 100% हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो
शिलालेखों से संबंधित या अशोक के अभिलेख या राजादेश से संबंधित आपके सही हो जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर लघु शिलालेखों की। तो लघु शिलालेख में यहाँ पर है सुवर्णगिरी लघु शिलालेख। इसमें रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा। तो रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा किस में की गई है? सुवर्णगिरी लघु शिलालेख में। रानी का अभिलेख, जिसे कौरवी का अभिलेख भी कहते हैं, इसमें उनकी पत्नी अशोक की पत्नी कौरवी की सम्राज्ञी के रूप में चर्चा की गई है। और साथ ही इस शिलालेख को क्या कहा गया है? स्त्री अध्यक्ष महामात्र की भी चर्चा की गई है। तो रानी का लघु शिलालेख जो बात करता है वो स्त्री अध्यक्ष महामात्र की बात करता है। और यह इसमें अशोक की रानी कौरविकी की चर्चा की गई है, जो कि किसकी माँ थी? तीवर की माँ थी। आगे है बराबर गुफा। इसमें सूचना मिलती है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष के बाद ही इस गुफा को आजीविकों के लिए दान में दिया था। कांधार द्विभाषीय शिलालेख जो है, इस शिलालेख में सूचना मिलती है कि सम्राट के प्रयत्नों से साम्राज्य के लोगों में इतनी करुणा आ गई कि वे मछुआरे और आखेटक ने क्या है, शिकार करना भी बंद कर दिया। तो कंधार का हो गया करुणा से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे भब्रू शिलालेख। इसमें अशोक ने बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति, यानी बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की। और यह अभिलेख जो है सामान्य जन तथा कर्मचारियों के लिए ना होकर क्या है, पुरोहितों के लिए था। भब्रू शिलालेख जो है पुरोहितों के लिए था। और इसी अभिलेख में स्वयं को वो मगधाधीराज कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पुरोहितों के लिए है, इसलिए वो अपने आप को मगधधीराज, मतलब मगध का जो अधिपति है वो कौन है? अशोक है। अपने आप को वो मगधधीराज कहते हैं। और ये पुरोहितों के लिए था, आम जन के और कर्मचारियों के लिए नहीं था। आगे है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर में क्या बातें की गई हैं? तो इसमें वर्णित देवनाम प्रिय ने अपने शासन के 14वें वर्ष में इस क्षेत्र का दौरा किया था और वहां उसे कनक मुनि के स्तूप को उसने दुगना कर दिया था। तो निगाली सागर में क्या किया था? अपने शासन के 14वें वर्ष में उन्होंने कनक मुनि के जो स्तूप है उसको दुगना कर दिया था। साथ ही अब यहाँ पर 12वें वर्ष में क्या काम किया था? तो 12वें वर्ष में बराबर की गुफा आजीविकों के लिए दी थी। और निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप को दुगना कर दिया था, वो भी अपने शासन के सिंहासन पर बैठने के 14 वर्ष के बाद। रुमनदेई स्तंभ लेख कहता है कि 20वें वर्ष, राज्य काल के 20वें वर्ष में अशोक शाक्य मुनि की जन्मभूमि पर गए और वहां पर एक प्रस्तर अभिलेख स्थापित करते हैं, जिसमें सूचित करते हैं कि जो भाग की राशि थी वो कुल उत्पादन क्या 1/भाग कर दी थी, और जो बलि है उसको समाप्त कर दिया था। तो 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं रुमनदेई अभिलेख में। ये तो 1/भाग कर दिया था, कुल राशि मतलब उत्पादन का 1/भाग कर दिया था, और बलि को समाप्त कर दिया था रुमनदेई अभिलेख में। इसके अलावा देवनाम प्रिय शब्द का यूज किया गया है निगाली सागर, रुमनदेई और गिरनार अभिलेख में, जो कि टॉड ने खोजा था, गिरनार वाला। आगे है अब सिज में अभिलेख की बात करें तो इस अभिलेख में देवनाम प्रिय ने कौशाम्बी पाटलिपुत्र के अधिकारियों को आदेश जारी करता है कि इस आदेश के द्वारा बौद्ध संघ को अनुशासित करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर अनुशासन की बात की किसमें? सिस में अभिलेख में। कुछ अन्य अभिलेखों की यहाँ पे बात कर लेते हैं और उसके लिपियों के बारे में भी बात करते हैं यहाँ पर, और फिर हमारा ये आज का जो है अशोक के राजा देश आज हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो कुछ अन्य देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बृहद शिलालेख सन्नति और कंदहार से प्राप्त हुए हैं बड़े, और पृथक शिलालेख जो है सेपरेट एडिक्स का एक और संस्करण भी सन्नति में मिला है। अमरावती में एक खंडित अभिलेख प्राप्त हुआ है जो स्पष्ट रूप से जो है स्तंभ लेख शिलालेख की ही श्रेणी में है। आगे 1750 में टील पेंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्या है एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 1837 में किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था।
आगे है, प्रारंभ में प्रियदर्शी की पहचान जो है श्रीलंका के शासक से की जाती थी। तो जो अभिलेख मिले और उससे जो लोगों पता लगाया तो उनको लगता था ये श्रीलंका का राजा है, लेकिन बाद में 1915 के मास्की अभिलेख से अशोक की पहचान जो है प्रियदर्शी के साथ हो गई। कुछ अभिलेख जो है उसके मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर ले जाए गए, जैसे कि एग्जाम्पल फिरोज शाही के समय मेरठ तथा टोपरा के स्तंभ लेख दिल्ली ले जाए गए। इलाहाबाद के स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में थे और कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लाया था? जहांगीर लाया था। आगे है, और ये उसने इसलिए क्यों किया था क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है पहले उठाकर दिल्ली लेकर आता है और उसी तरह उसकी देखा रेखी करके जहांगीर भी क्या है कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में रखता है। आगे है, इसी तरह बैराठ अभिलेख को कनिंघम महोदय कहाँ लेकर चले जाते हैं? कलकत्ता लेकर चले जाते हैं। हेंगसांग ने राजगृह और श्रावस्ती में भी अशोक के अभिलेखों की चर्चा की गई है, लेकिन उनकी प्राप्ति नहीं हुई है। तो ग्रंथों में भी क्या है, अशोक के अभिलेखों की चर्चा की गई है। उस समय तत्कालीन जो लेखन हुआ है या उसके बाद भी जो लेखन किए गए हैं उसमें भी हमें मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हेंगसांग ने किया है कि राजगृह और श्रावस्ती में भी क्या है अशोक के स्तंभ मिलते हैं, लेकिन हमें प्रमाणिक रूप में नहीं प्राप्त हुआ है क्योंकि टूट फूट गया हो। लोग तो पुरानी चीज़ों को क्या है वेस्ट कर समझते हैं और उसको तोड़ फोड़ देते हैं, तो टूट गया होगा। इसी तरह फाहियान जो है संकिसा नामक स्थान पर सिंह की आकृति युक्त एक अभिलेख की चर्चा करता है, लेकिन अभी तक क्या है हमें मिला नहीं है। साथ ही वह पाटलिपुत्र में भी एक अभिलेख की चर्चा करता है। तो संकिसा और पाटलिपुत्र फाहियान करता है, राजगृह और श्रीवस्ती हेंगसांग करता है। तो याद रखना एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है ये। आगे है, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो प्रायः अशोक और मौर्य साम्राज्य से जुड़े नहीं हैं, परंतु उससे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी पड़ती है। अब ये कौन कौन से? तक्षशिला की बात करें, प्रियदर्शी अभिलेख है। लंगमान एक अधिकारी रेमेडेटो के सम्मान में अंकित किया गया है। लंगमान यह आरमाइक लिपि में है और ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। सोहगोरा और महास्थान जो है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सोहगोरा और महास्थान, और भारत में अकाल पड़ा था महास्थान के जो अभिलेख है उससे पता चलता है, और सोहगोरा जो है ताम्रपत्र है। आगे है दशरथ की नागार्जुनी गुफा अभिलेख और रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख। तो दशरथ ने भी नागार्जुनी गुफा अभिलेख खुदवाए थे जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन तथा लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य प्लस अशोक इन दोनों का ही नाम हमें देखने को एक साथ वहां पर मिल जाता है। तो आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है अशोक के राजा देश, लिपि, भाषा इन सब के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप उसको दोबारा देख लीजिए, अपने नोट बना लीजिए, और अगर किसी को नोट परचेज करने तो डाउनलोड भी कर सकता है डिस्क्रिप्शन में जाके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।